केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी में हम अध्ययन किस किस का करते हैं, ये चीज हम जानेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि रासायनिक जो बलगतिकी है ये एक भौतिक रसायन की एक शाखा होती है, जिसके अंतर्गत हम किसी भी रासायनिक अपक्रिया की एक तो दर यानी उसका वेग, वो किस गति से हो रही है, एक तो वेग, और दूसरा वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसा होता है कभी कभी जो वेग होता है उसको प्रभावित करने के लिए बहुत से कारक होते हैं। एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा, कोशिश से समझ में आ रहा होगा, आएगा, ठीक है। जैसे कि मान के चलो यहां से कोई ट्यूबवेल है जिसका पानी एक नाली के अंदर जा रहा है, ये एक नाली है और यहां से ट्यूबवेल का पानी इस नाली के अंदर ऐसे करके जा रहा है और इसमें चलता हुआ पानी आगे की तरफ बढ़ रहा है। हमने क्या काम किया, हम रास्ते में जा रहे थे और जैसे ये मिला हमने इसके अंदर एक पत्थर डाल दिया, पानी में पत्थर डाला, उससे क्या होगा। अभी जुड़े हैं मिस्टर अमिन, हेलो न्यू स्टूडेंट, तो आपका स्वागत है केमिस्ट्री किंग यूट्यूब फैमिली में। अच्छे से पढ़ना, मन से पढ़ना, ठीक है। एक एक स्टेप को ऐसे सिखाएंगे कि आप भी याद रखोगे कि केमिस्ट्री कहीं से सीख कर के आए, ठीक है। रटना छोड़ो, सीखना स्टार्ट करो। हमने यहाँ पर जैसे ये पानी चल रहा था, यानी ये ट्यूबवेल द्वारा पानी इसमें नीचे की तरफ, जैसे नाली जो होती है ना जैसे पानी लगाते हैं, तो उसमें पानी चल रहा था। हमने यहाँ पर एक स्टोन यानी एक पत्थर डाल दिया। पत्थर डालने से क्या होगा, ये पानी आगे जाना बाधित हो जाएगा, यानी पानी रुकने लगेगा, कुछ हिस्सा पानी का रुक जाएगा और कुछ पानी निकलने लगेगा, यानी ये एक प्रकार से अवरोध उत्पन्न करता है। अवरोध यानी जो जल जा रहा होता है बह करके उसको रोकेगा, और यही होता है एक कारक। क्या चीज है ये, कारक है। तो ध्यान रखना कि कारक जो होता है वो हमेशा गति को रोकने का कार्य करता है। अब कोई मान के चलो कोई भी ट्रक जा रहा है और ट्रक अपनी तेज रफ्तार में सीधे की तरफ बढ़ रहा है, कोई ट्रक है मान के चलो ये वाला कोई ट्रक हो गया, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब जो भी है इसमें खिड़की जो भी है, अब ये बस है या ट्रक है जो भी आगे की तरफ बढ़ रहा है, अगर हम इसमें कोई ऐसा चेन वगैरह लगा दें और उसे पीछे की तरफ किसी अन्य ट्रक द्वारा खींचने लगे, तो ये क्या काम करेगा, ये गति बहुत इसकी धीमी हो जाएगी और अंत में आकर के ये बंद भी हो सकता है। तो ऐसे इसमें जो अवरोध था वो पीछे की तरफ जो बंधा हुआ दूसरे किसी माध्यम से बंधा हुआ एक चेन वगैरह थी जो अवरोध उत्पन्न कर रही थी, जो उसको आगे बढ़ने से उसकी गति को रोक रही थी। ऐसे ही होता है प्यारे बच्चों, कोई भी रासायनिक अपक्रिया होती है तो उस रासायनिक अपक्रिया को रोकने के लिए कभी कभी ऐसा होता है जो रासायनिक अपक्रिया होती है उस रासायनिक अपक्रिया को हम क्या काम करते हैं, बाधित जैसे हम तो कराना चाह रहे हैं कोई भी रासायनिक क्रिया अच्छे ढंग से हो, कंप्लीटली हो जाए, पर कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें अवरोध उत्पन्न होने लगता है, यानी कोई ऐसे उत्प्रेरक आ जाते हैं जो रासायनिक अपक्रिया की दर को कम कर देते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक होता है कैटालिसिस। ये क्या काम करता है कि रासायनिक अपक्रिया की दर को बिल्कुल कम कर देगा या फिर घटा सकता है या तो तीव्र कर देगा। भाई कुछ दोस्त आपके ऐसे होते हैं कि आपकी पढ़ाई में मदद करते हो, किसी काम में मदद करते हो, वो तो हो गए अपक्रिया की दर को बढ़ाने वाले, यानी आपकी दर को बढ़ाने वाले। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो आपको बढ़ने से रोकें, है ना, तो वो होते हैं अवरोध वाले, है ना। तो कारक वो होते हैं जो रासायनिक अपक्रिया की दर को घटाएं। तो कुछ दोस्त आपके ऐसे होते हैं जो आपकी दर को भी कम कर दें, आपको पढ़ने से रोकें या अदर चीजों से रोकें जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, है ना, उस चीज को जानना है। तो रासायनिक अपक्रिया में जो मुख्य रूप से जो बात होती है, एक तो रासायनिक बलगति में सबसे ज्यादा तीन चीजों के बारे में बात की जाती है। पहला रासायनिक अपक्रिया की दर यानी उसका वेग, और दूसरा वेग को प्रभावित करने वाले कारक, और तीसरा होता है रासायनिक अपक्रिया की क्रियाविधि यानी इंटरनल रिएक्शन जो होती है उसके बारे में हम ज्यादातर इसमें अध्ययन करते हैं। तो रहेगा, समझाऊंगा, पूरा समझाऊंगा, तो अच्छे से एंड तक जुड़े और मजे से पढ़ें। तो रासायनिक बलगति भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत लिख देते हैं, साथ ही साथ नोट कर सकते हो, ठीक है। रासायनिक बलगति भौतिक रसायन की वह शाखा है, भौतिक रसायन की वह शाखा है
जिसके अंतर्गत हम, देखो रासायनिक बलगति भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अभिक्रिया के वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारक, देखो रासायनिक क्रिया के वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों एवं रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि क्रियाविधि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। ध्यान रखना, केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत हम यही काम करते हैं। सबसे पहले रासायनिक क्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और उस रासायनिक क्रिया की क्रियाविधि के बारे में हम ज्यादातर अध्ययन करते हैं। तो अभी जुड़े हैं सोनिया सारस्वत। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सोनिया जी एंड ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, कोशिश करना, सीखने की कोशिश करना, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी होता है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया की जो अभिक्रिया जिस दर से हो रही है उसको रोकना, प्रभावित करना कारक हो जाएगा। वेग जो अभिक्रिया जिस गति से संपन्न हो रही है और एंड तक किस प्रोसेस में जा रही है। कुछ अभिक्रिया तो ऐसी होती हैं कि शुरू में बहुत स्लो होती हैं और लास्ट में बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती हैं। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जो शुरू में बहुत ज्यादा फास्ट होती हैं और बाद में जाकर के क्या होती हैं, धीरे धीरे उनकी गति कम होती चली जाती है ना। और कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जो समान गति से ही चलती रहती है, निरंतर एंड तक समान गति से ही चलती हैं, उनकी दर हमेशा समान होती है। तो ये 3 टाइप की रिएक्शन होती हैं, सभी के बारे में बताएंगे। तो अभी बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की जो वेग के आधार पर प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। रासायनिक क्रिया के प्रकार कितने होते हैं वेग के आधार पर। इस लेसन में वेग के प्रकार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के वेग के आधार पर प्रकार। वेग के आधार पर प्रकार कितने प्रकार के होती है वेग के आधार पर रासायनिक क्रिया। वैसे तो काफी किताबों में अलग अलग दी जाती है, बट मैं आपको विशेष रूप से इसके कुछ प्रकारों के बारे में बताने वाला हूं और ज्यादातर पेपरों में पूछे भी जाते हैं। कभी कभी आता है तो आप कई प्रकार होते हैं, पर इसमें कुछ प्रकार में इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। सबसे पहला होता है तीव्र अभिक्रिया। तीव्र, चलो तीव्र से नहीं मंद से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है अति मंद अभिक्रिया, बहुत धीमी स्लो। अति मंद अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया सबसे पहली अभिक्रिया यही होती है प्यारे बच्चों, अति मंद अभिक्रिया। बहुत ज्यादा धीमी गति से, इतनी धीमी गति के इनको कंप्लीट होने में सालों का समय लग जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कई साल लग जाते हैं कंप्लीट होने में। उन अभिक्रियाओं को हम अति मंद अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसी में जो दूसरी अभिक्रिया है उसका नाम है मंद अभिक्रिया। कौन सी है? मंद अभिक्रिया। एक तो हो गई अति मंद अभिक्रिया और एक हो गई मंद अभिक्रिया। ये वे अभिक्रिया होती हैं जिनमें मापने योग्य परिवर्तन आपको दिखाई देता है, यानी इन अभिक्रियाओं के वेग को मापा जा सकता है। बहुत ऐसा होता है ये मिनटों, घंटों या 1 दिन या 2 दिन में कंप्लीट हो जाती हैं। तो एक प्रोसेस होती है इनकी, मतलब एक निर्धारित समय होता है, एक एकांक समय होता है जो अभिक्रिया को निर्धारित करता है। ठीक है, तो इनकी गति को मापना संभव हो जाता है। और प्यारे बच्चों तीसरा आता है, उसको बोलते हैं तीव्र अभिक्रिया।
तीव्र अपक्रिया। कभी कभी कुछ किताबों में अति तीव्र अपक्रिया भी होती है जो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, तो मैं तो तीव्र और अति तीव्र को एक ही बोल देता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा ये तीनों ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ज्यादातर किताबों में यही तीनों के बारे में चर्चा की गई है ना। और वैसे रासायनिक क्रिया के प्रकार आप सोच रहे होंगे कि रासायनिक क्रिया के प्रकार हमने तो हाई स्कूल में कुछ अलग ही पढ़े थे। हाँ पढ़े होंगे, क्यों नहीं पढ़े होंगे। हाई स्कूल में हम कुछ चीजें अलग पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये तो वेग के आधार पर प्रकार थे और वहां पर रियली अपक्रिया के जो है प्रकार थे, जैसे वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्वैविस्थापन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया, ठीक है। उसके बाद में आपकी ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, ऊष्मा शोषी अपक्रिया, है ना। और उसके बाद में ऑक्सीकरण अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया, वो सभी प्रकार अलग होते हैं। और ये वाले सभी प्रकार होते हैं केवल वेग के आधार पर। किसके आधार पर? वेग के आधार पर प्रकार होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हम सबसे पहले पॉइंट पर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, अति मंद अपक्रिया। एक एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे और सीखेंगे। पहला कौन सा है? अति मंद अपक्रिया। अति मंद अपक्रिया। तो यहां लिखेंगे हम कि वे अपक्रिया जिनके वेग में मापने योग्य कोई परिवर्तन ना हो, तथा इन्हें पूर्ण होने में कई वर्षों का समय लगता है। कई वर्षों का समय लगता है। ये रिएक्शन आपने देखी होगी कि वायुमंडल में जो है जल वाष्प के कण होते हैं, है ना। अभी जुड़े हैं कृष्णा मलिक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कृष्णा जी। देखो वायुमंडल में जल वाष्प के कण होते हैं, आप सभी को पता है। जैसे अगर हम फ्रिज से बोतल, ठंडी बोतल पानी की को अगर हम वायु में रखते हैं तो क्या होता है, इसके चारों तरफ जो वायु चल रही होती है उसमें जल वाष्प के जो कण होते हैं वो इकट्ठा यानी ठंडा होकर के इकट्ठा हो जाते हैं इसी बोतल पे, और बोतल के चारों तरफ बूंद 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 पानी की इकट्ठा हो जाती है, जम जाती हैं। तो वो वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प होती है जो कि ठंडा होकर के यहाँ इकट्ठा हो जाती है ना। ऐसे ही हमारे वायुमंडल में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, भाई है तो सभी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण करते हैं, परंतु ये प्रोसेस ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आसान हो और इजीली ये रिएक्शन हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि अगर बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हैं और काफी अत्यधिक मात्रा में भी उपस्थित है। चाहे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तुरंत ही मिलकर के जल का निर्माण करे और डेली बारिश हो, डेली इतनी बारिश हो कि हम संभावना भी नहीं कर सके, क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, दोनों मिलेंगे H2O बना लेंगे। तो इस प्रकार से तो ना तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बचेगी और थोड़ा सा हमें ऊर्जा देने के लिए ना हाइड्रोजन बचने वाला है, क्योंकि सूर्य का 90% भाग हाइड्रोजन होता है। जो रोशनी आती है उसमें हाइड्रोजन फोटोन के रूप में आते हैं और ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु होती है। जब ये दोनों तुरंत की तुरंत आपस में क्रिया करने लग जाएंगे तो जल बन जाएगा, हमें तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलेगी ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि जो H2O जो होता है जब ये बनता है तो ये डायरेक्टली बनने में 20 या 25 वर्ष का समय लगता है, 20 से 25 साल लग जाते हैं। हाइड्रोजन की क्रिया यदि ऑक्सीजन के साथ में करते हैं तो H2O यानी जल बनता है, परंतु इस प्रोसेस में, इस रासायनिक अपक्रिया में जल लगभग करके इस अपक्रिया को 20 से 25 वर्ष का समय लगता है। किसका समय लगता है?
20 से 25 वर्ष का समय इस रासायनिक अपक्रिया को कंप्लीट होने में लगता है। तो ये एक अति मंद अपक्रिया होगी, इसमें मापने योग्य कोई परिवर्तन ही नहीं होता है, हमें पता भी नहीं चलता कि जल वाष्प बन रही है या नहीं बन रही, बहुत कम बनती है। परंतु आपको एक चीज बता देता हूं, अगर इसी रासायनिक अपक्रिया में अगर हम कोई उत्प्रेरक लगा दें, उत्प्रेरक का मतलब होता है जो रासायनिक अपक्रिया की दर को बढ़ा देता है। उत्प्रेरक कौन से होते हैं? जो रासायनिक अपक्रिया की दर को बढ़ा दें। वो ऐसे भी कर सकते हैं कि रासायनिक क्रिया की दर को बहुत ज्यादा तीव्र कर दें, इतना फास्ट कर दें कि जो काम वर्षों में नहीं हुआ वो सेकंडों में हो जाए। तो जब हाइड्रोजन की क्रिया अगर हम ऑक्सीजन के साथ में और एक उत्प्रेरक यानी प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में करें, इसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में होने वाली रासायनिक अपक्रिया भी बोलते हैं। मैंने इससे पहले वाले लेसन में आपको अच्छे से भी बताई थी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के जल का निर्माण करते हैं और प्लेटिनम की उपस्थिति में करते हैं। प्लेटिनम जो है वो एक उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक का मतलब एक प्रकार से सलाहकार जो रासायनिक अपक्रिया की दर को बढ़ाने में मदद करता है। तो ये अपक्रिया H2O का निर्माण करती है। किसका करती है? H2 और O2 मिलकर के H2O बनता है, यानी जल बनता है। इस अपक्रिया को वर्षों का समय नहीं चाहिए, केवल सेकंडों का समय चाहिए जल बनाने के लिए, क्योंकि इसके पास क्या है? उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक क्या कर रहा है? रासायनिक अपक्रिया की दर को बढ़ा रहा है। तो हमेशा ध्यान रहेगा कि जो अपक्रिया सालों में नहीं हुई वो सेकंडों में हो रही है। क्यों? क्योंकि उसमें के पास उत्प्रेरक है। तो ये वाली जो रिएक्शन है ये अति तीव्र अपक्रिया के अंतर्गत आएगी, यानी तीव्र अपक्रिया के अंतर्गत आएगी, और ये वाली बहुत ही ज्यादा लोअर यानी मंद अपक्रिया के अंतर्गत आएगी। ठीक है, मुझे कोशिश है कि समझ में आ रहा होगा कि अति मंद अपक्रिया वे अपक्रिया होती हैं जिनमें मापने योग्य कोई परिवर्तन होता ही नहीं है ना, और इनको पूरा होने में कई वर्षों का समय लग जाता है। तो इन अपक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? अति मंद अपक्रिया के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, सेकंड पॉइंट को उठाते हैं, मंद अपक्रिया। कि मंद अपक्रिया क्या होती है? देखो भाई, सीखना तो जरूर पड़ेगा, बिना सीखे कुछ नहीं होता। ठीक है, कि रख भरोसा मंजिल का, कि रख भरोसा मंजिल का मुकद्दर भी जागेगा, है ना। बोलते हैं ना कि रख भरोसा मंजिल का मुकद्दर भी जागेगा, तू मेहनत तो कर, तेरा लक्ष्य तेरे सामने से आकर के, तेरा लक्ष्य तेरे सामने से मंजिल को लेकर के आएगा। तो ध्यान रखना कि आपका जो लक्ष्य है ना वो आपकी मंजिल को एक दिन जरूर लेकर के आएगा, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो, है ना। अब देखो, सेकंड था हमारा मंद अपक्रिया। मंद अपक्रिया वे अपक्रिया जिनके वेग में मापने योग्य परिवर्तन होता है उसको मंद अपक्रिया कहते हैं, या फिर इनके वेग को मापा जा सकता है। शॉर्ट में लिख सकते हो, बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन लगा सकते हो इसके लिए कि वे अपक्रिया, इनको जो है स्लो रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो वे अपक्रिया जिनके वेग को मापा जा सकता है, अर्थात इनके वेग में मापने योग्य, इनके वेग में मापने योग्य परिवर्तन होता है। इन अपक्रियाओं को पूर्ण होने के लिए एकांक समय लगता है, यानी 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, यानी एकदम फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, ये अपक्रिया ज्यादातर एकांक समय में होती है। जैसे आपने देखा होगा कि कॉपर की क्रिया अगर हम HNO3 के साथ में करा देते हैं, मैं मानता हूं कि ये जो रिएक्शन होती है वैसे फास्ट होती है, पर इतना फास्ट नहीं होती जितना आप समझ जाओ। कॉपर जब नाइट्रेट के साथ में क्रिया करेगा, कॉपर जब नाइट्रेट के साथ में क्रिया करेगा तो बनेगा CuNO3 का होल ट्वाइस, यानी कॉपर नाइट्रेट बनाएगा और इसमें से हाइड्रोजन गैस निष्कासित होगी, निकलेगी।
इस अभिक्रिया को कंप्लीट होने में कम से कम 1 मिनट का समय तो लगता ही लगता है, कम से कम। मैं कहूंगा कि 30 सेकंड से स्टार्ट हो जाती है रिएक्शन और 30 सेकंड में स्टार्ट हो जाएगी, 30 नहीं 10 सेकंड में स्टार्ट हो जाएगी और कंप्लीट होने में 1 मिनट तक का समय लग जाएगा, है ना। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, कॉपर नाइट्रेट बनता है, हरे नीले रंग का एक पदार्थ बनता है, हाइड्रोजन गैस के फ्यूम्स जो है ब्राउन यानी बादामी कलर के से निकलने लगते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आयरन देखा होगा, आयरन की क्रिया अगर हम HCl के साथ में करते हैं या H2SO4 के साथ में करते हैं, चलो क्या करते हैं, H2SO4 के साथ में क्रिया करते हैं। जैसे ही क्रिया होती है तो ये वाला SO4 के साथ में क्रिया यानी आयरन सल्फेट के साथ में क्रिया करते हैं। तो हमने देखा होगा कि हमेशा अगर कहीं शादी वगैरह में जाते हैं तो हमेशा अट्रैक्शन होता है, एक बॉयज और एक तरफ गर्ल्स। जहां बॉयज खड़े होते हैं वहां गर्ल्स जरूर खड़ी होती हैं, जहां गर्ल्स होती हैं वहां बॉयज जरूर खड़े होंगे। तो एक अट्रैक्शन होता है, यानी एक पॉजिटिव नेगेटिव को कैच करता है। वही केमिस्ट्री कहती है कि एक पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को ही कैच करेगा और उसके साथ ही बॉन्ड बना सकता है, बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड यानी कि एक केमिकल प्रोसेस के साथ में जुड़ना, है ना। तो जैसे ही वो जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा FeSO4। क्या बनेगा, FeSO4 यानी आयरन सल्फेट बन जाएगा। और साथ ही जो हाइड्रोजन है वो इसमें से रिलीज होने लगेगी, निकलने लगेगी। तो उस समय भी बच्चों के जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है निकलने लगते हैं। शायद कभी कभी तो ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर डोनेट भी हो जाते हैं, है ना। तो उनको संभाल के रखो, बचा के रखो, क्योंकि कैरियर बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि अपने इलेक्ट्रॉनों को संभाल के रखा जाए। तो ये एक मंद अपक्रिया है, इसके वेग को मापने में थोड़ा बहुत समय लगता है, मतलब मापने योग्य परिवर्तन होता है और वेग को अच्छे से मापा जा सकता है। तो इस अपक्रिया को हम मंद अपक्रिया के नाम से जानते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो कमेंट करे और क्वेश्चन डाल दे कि सर मुझे ये डाउट है या दोबारा से समझाइए, तो उसको बिल्कुल दोबारा से समझाएंगे, एक एक स्टेप को सिखाएंगे, चिंता मत करो। नेक्स्ट वाला क्या है, 3rd नंबर पे आती है तीव्र अपक्रिया। कौन सी आती है, तीव्र अपक्रिया। तीव्र अपक्रिया, फास्ट रिएक्शन। वे अपक्रिया, फास्ट रिएक्शन में क्या होती है, वे अपक्रिया जिनके वेग को मापना असंभव होता है, यानी ये इतनी स्पीड से होती हैं कि इनके वेग को आप माप ही नहीं सकते भाई। तो हम कहेंगे वे अपक्रिया, वे अपक्रिया जो अत्यधिक तीव्र गति से होती हैं। वे अपक्रिया जो अत्यधिक तीव्र गति से संपन्न होती हैं, तीव्र गति से संपन्न होती हैं। जिनके वेग को मापना असंभव होता है, जिनके वेग को मापना संभव नहीं होता, नहीं है ना। क्योंकि इन अपक्रियाओं को कंप्लीट होने में चंद सेकंडों का समय लगता है, मतलब पता ही नहीं चलता कि अपक्रिया कब कंप्लीट होगी, कब हमने करा है कब कंप्लीट होगी। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल दिया था आपको कि हाइड्रोजन की क्रिया अगर ऑक्सीजन के साथ में और एक उत्प्रेरक, उत्प्रेरक भी कौन सा, प्लेटिनम उत्प्रेरक के साथ में अगर अपक्रिया को करते हैं तो अपक्रिया इतनी फास्ट हो जाती है कि जल बनने में चंद सेकंडों का समय लगता है, जो कि आपका हाइड्रोजन ईंधन सेल में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के द्वारा जो है अंतरिक्ष जो यान होते हैं उनको उड़ाने के लिए एनर्जी इकट्ठा की जाती है। एक सेल के रूप में इसमें सेल अपक्रिया होती है, ये H2 और O2 वाली, और प्लेटिनम पात्र के द्वारा होती है। सरंध्र पात्र होते हैं प्लेटिनम के। तो अपक्रिया में बहुत जल्दी जल बनता है। तो ये अपक्रिया इतनी फास्ट होती है कि इसके वेग को मापना संभव नहीं होता है। दूसरा आपका द्वय विस्थापन अपक्रियाओं के जितने भी एग्जाम्पल है वो आप तीव्र अपक्रिया के अंतर्गत रख सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि AgNO3, AgNO3 का नाम सुना है, सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया अगर सोडियम क्लोराइड के साथ में कर दें
जब रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा कि सिल्वर जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेगा और सोडियम नाइट्रेट के साथ में। ऐसा इसलिए होता है कि 12th क्लास में एक वैद्युत रासायनिक श्रेणी नाम की एक टेबल होती है जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस सीरीज में बताया जाता है कि जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो कम क्रियाशील धातु को उसके लवर से हटा देगी। यानी पावरफुल व्यक्ति हमेशा कमजोर व्यक्ति को लात मार के भगा देता है। वही वाला प्रोसीजर यहाँ पे है कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से क्या कर देती है? हटा देती है। ठीक है, जब हटाएगी तो हमेशा ध्यान रखना कि AgNA की जगह आएगा और NaAg की जगह पर चला जाएगा। तो यहां बनेगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, क्योंकि जो Na है वो Ag के स्थान पर आया तो NaNO3 मिला और यहाँ Ag Na के स्थान पर जाएगा तो AgCl बनेगा। क्या बनेगा? AgCl बनेगा। सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट बनेगा। मैं तो आपको एक सिंपल प्रोसेस के द्वारा बता देता हूं कि द्वैत विस्थापन अपक्रिया वे अपक्रिया होती हैं, द्वैत विस्थापन अपक्रिया वे अपक्रिया होती हैं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है। यदि ऋणायनों को चेंज कर देते हैं, इसका ऋणायन यहां और इसका ऋणायन यहां, ऐसे करके चेंज हो जाता है। तो Na के साथ में NO3 जुड़ जाएगा और Ag के साथ में Cl जुड़ जाएगा। बात एक ही है, ये एक द्वैत विस्थापन अपक्रिया होती है। इतनी फास्ट होती है कि आप इसके वेग को माप ही नहीं सकते भाई। दूसरा, आपने देखा होगा कि कभी भी जिसे बोलते हैं ना हम कि उदासीनीकरण अपक्रिया, सुना होगा। उदासीनीकरण नाम से एक अपक्रिया होती है। कौन सी अपक्रिया होती है? जब हम HCl यानी अम्ल की क्रिया क्षार के साथ में करते हैं, NaOH की क्रिया HCl के साथ करते हैं तो NaCl के साथ में रिएक्ट करेगा, क्योंकि NaCl बनाएगा। क्योंकि एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव होना बहुत अति आवश्यक होता है। और हाइड्रोजन OH के साथ में जब रिएक्ट करेगा तो तुम्हें पता है HOH मिलकर के क्या बनाते हैं? HOH। तो H2 और O क्या बनेगा? H2O बन जाएगा। तो ये एक बहुत ही प्यारी सी जो है अपक्रिया है, बहुत ही प्यारे प्यारे से एग्जाम्पल है। भाई सीखो, जितना हो सके केमिस्ट्री को सीखने की कोशिश करो, रटने की कोशिश बिल्कुल मत करो, क्योंकि रटने वाली कभी विद्या आपके काम नहीं आएगी। ध्यान रखना। बोलते ना कि ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि रिजल्ट जो परिणाम जब आपका खोले तो आपका जो परिणाम है वो अच्छा खुलना चाहिए। और मेहनत इतनी करो कि परिणाम बेटर हो। ठीक है, और कोशिश रहना है कि अच्छा ही परिणाम आए और अच्छे से मन लगा करके सीखना। जो भी आपका डाउट है क्लियर करते रहेंगे, चिंता मत करो, एक एक डाउट को क्लियर करेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और रासायनिक अपक्रिया के वेग के बारे में चर्चा करते हैं कि रासायनिक अपक्रिया का वेग होता क्या है। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी रासायनिक अपक्रिया का वेग। रासायनिक अपक्रिया वेग। बोलते हैं कि मुकद्दर में होगा तो चल कर के आएगा, कि मुकद्दर में होगा तो चल करके आएगा, कि तू मेहनत कर, कि तू मेहनत कर, मुकद्दर में होगा तो चल करके आएगा। ठीक है, कि तू मेहनत कर, मुकद्दर में होगा तो चल करके आएगा और नहीं हुआ तो आकर के भी चला जाएगा। तो ध्यान रखना कि हर चीज़ आपके मुकद्दर में है तो आपको ज़रूर मिलेगी। मेहनत बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। आप मुकद्दर के भरोसे ही बैठे रहो कि अब मुकद्दर ही करेगा हमारा जो भी करेगा, तो भाई ऐसे प्रोसेस नहीं हो पाएगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। रासायनिक क्रिया के वेग के बारे में बात करेंगे, यानी दर के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन लिख देता हूं। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी। रासायनिक क्रिया का वेग। एकांक समय में किसी भी क्रियाकारी पदार्थ या किसी भी उत्पादक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अपक्रिया का वेग कहते हैं।
ठीक है, पहले लिख देता हूं फिर समझा देता हूं आपको। एकांक समय में किसी भी क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अपक्रिया का वेग कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया का वेग या दर कहते हैं। देखो, मान के चलो कोई अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जितना भी परिवर्तन हो रहा हो तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया का वेग बराबर अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू प्लस माइनस एक पॉजिटिव हमेशा उत्पाद के लिए होता है, क्योंकि पॉजिटिव में उत्पाद बन रहा होता है तो वो एक पॉजिटिव है, और अभिकारक हमेशा घटता है, तो अभिकारक की दर घटेगी तो वो नेगेटिव हो गया। तो प्लस माइनस डेल सी मतलब सांद्रता, जो पदार्थ है आपका उसकी सांद्रता, अपॉन डेल टी यानी परिवर्तन में लगा समय, यानी परिवर्तन में जो समय लगेगा और जो उसकी सांद्रता रहेगी उसके अनुपात को हम रासायनिक क्रिया का वेग कहेंगे। तो एकांक समय में किसी भी अभिकारक या क्रियाकारक उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, यानी सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है डेल सी परिवर्तन, और समय जो परिवर्तन में जो समय लग रहा है डेल टी, दोनों के जो अनुपात को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अपक्रिया का वेग कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, कल पढ़ने वाले हैं हम रासायनिक अपक्रिया वेग के प्रकार, औसत और तात्क्षणिक वेग के बारे में। तो अच्छे से पहले उसको पढ़ लेना, मैंने पहले ही बता दिया था कि आप अच्छे से पढ़ना। और कल की क्लासेस इसलिए नहीं हो पाई, उसका रीज़न ये था कि कल लाइट नहीं आ रही थी, और जब लाइट आई तो थोड़ा सा समय निकल गया क्लास का, फिर दी नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों से। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। गर्मी बहुत पड़ रही है, थोड़ा सा ध्यान रखें, संभल कर रहे हैं।